गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। इससे पहले हम ग्रामर के काफ़ी वीडियो कर चुके हैं। आज एक फिर नए वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कहावतें टाइटल है। कहावत का दूसरा जो मीनिंग है वो लोकोक्ति भी होता है। आप इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं, है ना, और हिंदी में कहावतें कहते हैं। इसका दूसरा मीनिंग होता है लोकोक्ति। किसी की प्रशंसा करने के लिए, किसी को ताना मारने के लिए या कोई भी बात समझाने के लिए यदि आप कहावतों का उपयोग करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, प्रभाव होता है, बहुत ही शक्तिशाली रूप से सामने वाले के मन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये कहावत किसी व्यक्ति को कोई कहता हो कि मुझे ये काम बहुत बढ़िया ढंग से करने आता है, कहे कि मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, और जब उसे प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए कि चलो भाई थोड़ा डांस तो करके दिखाओ, तुम रोज़ तारीफ़ किया करती हो कि मेरा डांस बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ या अच्छा डांसर हूँ, लेकिन आज करके दिखाओ। तो जब प्रस्तुत करने का उसे मौका दिया जाए ना, तब वो कहता है कि ये आंगन जो है वो टेढ़ा है, अर्थात बहाना बना रहा है न करने का। अब आता खुद को नहीं है और नुक्स किस में से निकाल रहा है, नेगेटिव पॉइंट्स किसके निकाल रहा है कि ये आंगन टेढ़ा है, अर्थात ज़मीन ऊपर नीचे है। ज़मीन ऊपर नीचे होने की वजह से मैं इसमें डांस नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो उसके लिए आप ताना मारने के लिए कहावत बोल सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच अर्थात नृत्य, डांस। तुम डांस जानती नहीं हो और कहती हो कि आंगन टेढ़ा है, अर्थात बोलता है वो इंसान, लेकिन जब अवसर मिलता है तब वो कुछ करके दिखाना नहीं जानता या खुद को आता नहीं है और दोष दूसरे में से निकालता है। तो उसके लिए कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात स्वयं को ना आने पर दूसरों को दोषी ठहराना। अब आप थोड़ा इधर पेज नंबर 38 पे आ जाएंगे। एक पैराग्राफ है छोटा सा, थर्ड पैराग्राफ में हम इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले, फिर हम कहावतों की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहावत लोक से संबंधित है, लोक अर्थात लोगों से। इसका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक मतलब लोगों के द्वारा, उक्ति मतलब बोला गया वाक्य। लोगों के द्वारा बनाई गई उक्ति या लोगों के द्वारा बनाया गया वाक्य। लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। ऐसा कथन अर्थात वाक्य जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो। व्यापक मतलब पूरे, विस्तृत, लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है, अर्थात इसमें मनुष्य के अपने अनुभव समाये हुए होते हैं। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। ये कहावतें जो हैं आजकल की बनी हुई नहीं है, बल्कि सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने बनाई है। उसमें गागर में सागर, गागर अर्थात मटका, वह बर्तन जिसमें हम पानी भर के रखते हैं। गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है, अर्थात चीज़ छोटी है लेकिन उसमें बहुत सारा सामान समा सकता है। तो मटका छोटा है, क्या उसमें हम सागर का पानी पूरा समा सकते हैं? नहीं। इनडायरेक्ट मीनिंग है कि कहावत बहुत छोटी है लेकिन उसके बावजूद भी उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। आप यूँ देखने जाओ तो कहो गागर में सागर कैसे समा सकती है, अर्थात छोटे से मटके में सागर का पानी कैसे समा सकता है। ये ताकत, ये शक्ति केवल कहावतों में पाई जाती है कि दिखने में छोटी लगती है लेकिन उसका इनडायरेक्ट मीनिंग बहुत गहरा होता है। इसीलिए इससे कहा जाता है गागर में सागर। बिंदु में सिंधु, बिंदु मतलब पानी की बूंद और सिंधु मतलब सागर। जैसे एक बिंदु में पूरा सागर समा चुका हो, इतनी शक्ति कहावतें बोलने में होती हैं। इनके प्रयोग से भाषा के सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। जब इनका हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने भाषा में हमारी भाषा जो है बहुत ही सुंदर बन जाती है तथा इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, ये था कहावत का अर्थ। कहावत आप मेरे ख्याल से 7th या 8th में भी कर चुके होंगे, 9th में भी आपको फर्स्ट सेम में पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे 38 पेज नंबर पे जो कहावतें दी हैं वो 1 से लेके 13 तक आपको फर्स्ट सेम के लिए करनी है। ओके, अंत भले का सब भला, सबसे पहली कहावत हम कर रहे हैं अंत भले का। यहाँ थोड़ा आपको करेक्शन करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें,
अंत भले का सब भला, यहाँ कहावत में या प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक है, अंत भले का भला ऐसे दिया हुआ है ना, तो आप लिखेंगे अंत भले का सब भला। इसका जो मीनिंग है उसमें भी आपको थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ प्रिंट में मिस्टेक है। अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, ऐसे लिखा हुआ है ना आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आप लिखेंगे यदि परिणाम अच्छा हो तो आगे सब कुछ अच्छा ही होता है। यदि परिणाम अच्छा हो तो आगे सब अच्छा ही होता है। ओके, आई होप आपने करेक्शन कर दिया होगा और पेंसिल अपने साथ ही लेके बैठेंगे। अभी इसका मीनिंग समझेंगे। शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता रहा, अर्थात इसको यहाँ पे जो कहावतें दी गई है ना वो पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाई गई है, ठीक है। पहले ब्रैकेट में मीनिंग दिया हुआ है, तो आप अपनी नोटबुक में केवल ब्रैकेट वाला मीनिंग लिखेंगे, पूरा उदाहरण जो दिया है ना डिटेल में वो नहीं लिखेंगे। ओके, अंत भले का सब भला, मीनिंग है यदि परिणाम अच्छा हो तो बाकी सब अच्छा ही आगे चलकर हो जाता है। शैलेश कष्ट सहकर भी, एक बच्चा है शैलेश नाम का, बहुत कष्ट सहे उसने, लेकिन ईमानदारी से काम करता रहा, अर्थात उसने हार नहीं माने। इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच चुका है, और इसीलिए कहा गया है कि अंत भले का सब भला, अर्थात कष्ट सहता रहा लेकिन वह हार नहीं माना, और लास्ट में उसने बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त कर ली। तो जब पोजीशन अच्छी प्राप्त कर ली तो आगे चल के उसका जीवन सफल हो जाता है, अर्थात काम का परिणाम अच्छा आया तो आगे सब कुछ अच्छा ही होता है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अंधेर नगरी चौपट राजा। ये एक कहावत है और एक 18 चैप्टर जो आप करेंगे सेकंड सेम में उसका टाइटल भी है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। अब पहले आप मीनिंग लिखते जाएंगे इसमें। अयोग्य जिसमें योग्यता न हो, शासक का मीनिंग होता है राजा, जिस राजा के पास कैपेसिटी नहीं होती अपना शासन करने की, अपना राज्य संभालने की, उसके कारण कुप्रशासन मतलब किसी भी प्रकार की व्यवस्था वहाँ नहीं पाई जाती है। ऐसे कि राजा में योग्यता नहीं है शासन संभालने की तो उसका राज्य जो है पूरा का पूरा डामाडोल हो जाता है। उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम करता नहीं है क्योंकि वहाँ का अधिकारी भ्रष्ट है। अधिकारी का मीनिंग होता है मैनेजर। जैसा राजा वैसी प्रजा, ये कहावत हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि राजा यदि आदर्श है, संस्कारी है, प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुख में दुखी हो जाता है, तो उसकी प्रजा भी वैसे ही पाई जाती है। तो यहाँ पे भी वही बात बताई है कि जिस कंपनी का अधिकारी अर्थात मैनेजर ही कुछ काम नहीं करता हो, वो करप्ट माइंड है, यहाँ भ्रष्टाचार के कारण रिश्वत लांच वगैरह लेता रहता है, तो उसके कर्मचारी भी कुछ भी काम अच्छे से कर नहीं पाएंगे क्योंकि अधिकारी ही अयोग्य है। चारों तरफ अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा वाली बात है। अंधेर का यहाँ पे इनडायरेक्ट मीनिंग क्या लेना है? अज्ञानता। ऐसा नगर, ऐसा शहर जहाँ पे अज्ञानता फैली हुई है, अर्थात राजा के पास ज्ञान नहीं है। और उसका राजा कैसा है? चौपट अर्थात बुद्धि से भ्रष्ट है। तो वहाँ पे टके सिर भाजी, भाजी अर्थात सब्जी, एक ही टके में क्या मिलती है? सब्जी भी मिलती है, और एक ही टके में खाजा एक प्रकार की मिठाई होती है। अब मान लीजिए आप बाज़ार में सब्जी लेने जाते हैं तो कम से कम 40-50 रुपए की 1 किलो मिलती है। अब इसके बदले आप मिठाई लेने जाएंगे मिठाई की दुकान पे तो कम से कम 300-400 की तो आएगी, तो कहाँ 50 रुपए की सब्जी और कहाँ 300-400 रुपए किलो की 1 किलो मिठाई का फार डिफरेंस है दोनों के भाव में। लेकिन यहाँ पे जो राजा है उसने सब्जी का भी वही भाव रखा है जो मिठाई का रखा है, तो उसे पता ही नहीं पड़ेगा कि किस चीज़ में मुझे कितना मुनाफा होगा, कितना नुकसान होगा। तो जो राजा अयोग्य होता है वहाँ पर इसी प्रकार का नगर में कुप्रशासन पाया जाता है। अंधी पीसे कुत्ता खाए। पहले के समय में चक्की में आटा पीसते थे घर पे लोग, ठीक है। एक अंधी औरत है जो एक हाथ से क्या करती जा रही है? गेहूँ डालती जा रही है, और दूसरे हाथ से उस चक्की का पाटा घुमाती जाती है। एक हैंडल होता है लकड़ी का बना हुआ, एक हाथ से अन्न डालती है, दूसरे हाथ से पीसती जाती है।
अंधी पी से कुत्ता खाए। अब कुत्ते शब्द ये क्यों आया है? क्योंकि उसकी आँखें जो हैं औरत की वो क्या हैं? अंधी हैं। चक्की के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, एक हाथ से वह डालती जा रही है। अब इन दोनों पत्थरों के बीच में जो जगह होती है ना, वहाँ से आटा पीस कर निकलता जाता है। नीचे एक चादर बिछाई जाती है जहाँ पर आटा जमा होता है। अब कुत्ता आया है और उस कुत्ता जो है अन्न को चाट कर खाकर चला जाता है। तो मेहनत कौन कर रहा है? एक अंधी औरत कर रही है। और फल किसको मिल रहा है? जिसने मेहनत की ही नहीं, अर्थात चोरी छुपे आया और बेईमानी करके अपना पेट भर के चला गया। जिसने परिश्रम किया उसको तो कुछ भी मिला ही नहीं। ये इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है। काम करे कोई, फल कोई खाए, अर्थात परिश्रम एक करता है लेकिन उसका फल किसी और को मिलता है। पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते थकता ही नहीं है, अर्थात ये सारा का सारा पैसा पिताजी ने संघर्ष करके इकट्ठा किया और उस पर ऐश कौन कर रहा है? जल से कौन कर रहा है? उसका बेटा। ऐसे ही पैसे सारे उड़ा दिए। इसी को कहते हैं अंधी पी से कुत्ता खाए। फोर्थ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे एक किसान की बात बताई गई है कि मान लीजिए कोई किसान है, वह कहता है कि खेत तो मेरा ही है ना, जब भी मैं चाहूँ उस फसल को कटाई कर सकता हूँ, लेकिन वह सुस्ती करता है, आलस में डूबा रहता है, कहता है कि बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, अर्थात टाइम का पाबंद या टाइम की पंक्चुअलिटी उस व्यक्ति में नहीं है। इतने में तो क्या हुई, रोज़ की रोज़ चिड़िया आई और अर्थात कोई ना कोई पशु पक्षी आया और पूरे खेत को नष्ट करके चला जाता है। तो जब चिड़िया पूरा का पूरा खेत नष्ट करके, फसल नष्ट करके चली गई, अब पछताने के अलावा तो कुछ भी किसान को मिलने वाला ही नहीं है। हानि हो जाने पे पछताने का क्या लाभ, अर्थात नुकसान हो गया उसके बाद केवल आपके पास पछताना रहेगा, पछताने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पहले तुम्हें बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे पूरा साल माता पिता कहते रहे कि पढ़ाई कर ले नहीं तो तुम्हारा साल व्यर्थ चला जाएगा, वह माना ही नहीं, सुना ही नहीं, सुनकर अनसुना कर दिया। जब फेल हो गया तब उसे पछताने के अलावा कुछ भी मिला नहीं। नेक्स्ट है मार के पीछे भूत भागे। मार अर्थात कोई बहुत कड़ी सज़ा देना, दंड देना, पनिशमेंट देना। भूत का मीनिंग है समस्या, किसी भी तरीके से समस्या का हल निकालना। ब्रैकेट में मीनिंग लिखा हुआ है। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना। समस्या कोई भी आई है उसका सॉल्यूशन तो होता ही है। मान लीजिए हम उसे बहुत सरल तरीके से निपटाने की कोशिश करते हैं लेकिन समस्या का समाधान निकल ही नहीं रहा है। अब वो समस्या बहुत बढ़ गई है, हद से बढ़ गई है, यहाँ कहते हैं ना पानी सिर से ऊंचा पहुँच गया है या ऊपर चढ़ गया है, तब हमें क्या करना चाहिए? किसी भी तरीके से कठिन मतलब सख्ताई से या बहुत ही स्ट्रिक्टली शिक्षात्मक रवैया, शिक्षात्मक का मीनिंग होता है पनिशमेंट देके भी हम उस समस्या को सुलझा सकते हैं। कि मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास में बहुत ही मस्ती किए जा रहा है, हम उसे समझाते रहे वो नहीं मानता, लेकिन लास्ट क्लास में उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट दी गई या सस्पेंड किया गया। तो इस प्रकार उस बच्चे को सही राह पे लेके आए, लेकिन कैसे लेके आए? जब उसे बहुत बड़ा दंड दिया गया। आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा है अर्थात आँखों की रोशनी है नहीं, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? नयन सुख। नयन का मीनिंग होता है आँख और सुख मतलब आँखों को सुख देने वाला। गुणों के विरुद्ध नाम होना। गुण नहीं है लेकिन नाम वैसा है, अर्थात नाम के अनुसार गुण तो है नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति लड़की का नाम या औरत का नाम सरस्वती है, लेकिन उसे अ का अनार भी, अ से अनार क्या होता है वो भी नहीं आता, अर्थात काला अक्षर भैंस बराबर है, उसके लिए बिल्कुल भी अनपढ़ है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है नाम के विपरीत गुण होना, है ना। उसका नाम तो वीर सिंह है मगर वह रात में चूहे से डर गया। नाम क्या है? वीर सिंह, अर्थात जो बहुत ही बहादुर हो, लेकिन रात को जब चूहे की आवाज़ आती है या चूहा थोड़ा सा स्पर्श कर जाता है या देख भी लेता है तो चूहे से क्या हो जाता है? डर जाता है। इसे ही कहते हैं नाम के आँख के अंधे नाम नयन सुख। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हरि भजन अर्थात ईश्वर का भजन करने, ओटन लगे कपास अर्थात कपास की कटाई करने लगे या नष्ट करने लगे।
मान लीजिए कोई औरत है, 2-4 औरतें हैं, पड़ोस में रहती हैं, सत्संग सुनने के बहाने सत्संग के सभा में जाती हैं या मंदिर में जाती हैं, वहाँ सत्संग का पंडाल लगा हुआ है, लेकिन पीछे बैठ के वो केवल अपने है ना किसी की नुक्ताचीनी करती रही, क्रिटिसाइज़ करती रही, इसकी तो बेटी ऐसी है, उसका तो बेटा ऐसा है, ये ऐसा हो गया, दूसरों के नुक्स निकालती रहती हैं या बुरे काम करती रहती हैं। तो उसे कहते हैं कि गए थे अच्छे काम के लिए, लेकिन अच्छा काम तो हुआ नहीं, उल्टा बुरा काम करके चले आए। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। महत्वहीन अर्थात जिसका कोई इम्पोर्टेंस ना हो। तुमने छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको। छात्रावास का मीनिंग होता है हॉस्टल। कि कोई पेरेंट कहता है मैंने तुम्हें हॉस्टल में भेजा था ताकि वहाँ पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर सको, लेकिन तुम परीक्षा में अव्वल तो नहीं आ सके, पर तुमने यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद शुरू कर दिया। पिता ने कहा कि मैंने तुम्हें भेजा था इस हॉस्टल में तुम अव्वल अर्थात टॉप कर सको, लेकिन तुमने यहाँ पे भी अपना पूरा समय क्या कर दिया, व्यर्थ में या बेकार की बातों में लगा दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक पंथ दो काज, एक ही साधन से दो काम करना। इसके लिए एक और भी कहावत है, एक तीर से दो निशाने मारना। काम एक शुरू किया था लेकिन उससे क्या हो गए, दो और भी काम हो गए। मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था। एक लड़का कहता है, साक्षात्कार का मीनिंग होता है इंटरव्यू देने गया था, और वहाँ लाल किला भी देखकर आया। उसकी इच्छा थी कि कब मैं दिल्ली में जाके लाल किला देख पाऊँगा। तो बस का या ट्रेन का किराया तो एक ही बार दिया, इंटरव्यू देने के लिए गया था, इंटरव्यू भी हो गया एक ही किराए में, और दूसरा काम कौन सा करके आया, उसकी इच्छा थी लाल किला देखने की, वो भी देखकर आ गया। तो एक ही काम के लिए गया था लेकिन दो काम उसके साथ हो गए। कंगाली में आटा गीला। कंगाली का मीनिंग होता है गरीबी। मीनिंग्स लिखते जाएंगे। आटा गीला अर्थात आटा नरम हो जाना। मान लीजिए एक परिवार है, उसमें केवल 1 कटोरा या 2 कटोरा जितना आटा है और खाने वाले 10-12 जने हैं। अब आटा बहुत ही लिमिट है और ऊपर से जो औरत आटा बना रही है, गूंथ रही है, उससे पानी ज़्यादा पड़ जाता है। तो आपको पता है नरम आटे से कभी भी हम रोटी बना नहीं सकते, उसे सख्त बनाने के लिए और भी आटा चाहिए, और आटा उसके पास क्या था, बहुत ही लिमिट में था। तो एक तो गरीबी थी, ऊपर से अर्थात बिल्कुल लिमिट में आटा था, और ऊपर से क्या हो गया, ज़्यादा पानी पड़ गया। मुसीबत में और मुसीबत आ जाना। एक तो पहले से ही मुसीबत थी गरीबी की, ऊपर से दूसरी मुसीबत आ गई, आटा गीला हो गया। तो गीले आटे में से अब रोटियाँ बनानी संभव कैसे होंगी। इनडायरेक्ट मीनिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लेके आया था। व्यापार हेतु अर्थात व्यापार करने के लिए बैंक से क्या लेके आए थे, उधार पैसे लेके आए थे, लेकिन वो भी क्या हो गए, चोरी हो गए। एक तो पहले से ही कर्जा चढ़ा हुआ था, व्यापार के लिए उधार पैसे लेने पड़े, अब ऊपर से जो बैंक से पैसा लेके आया था वो भी क्या हो गया, चोरी हो गया। अर्थात पहले वाला कर्ज तो उतरा नहीं था, नुकसान पूरा किया नहीं था, और दूसरा नुकसान हो गया कि जो बैंक से पैसे लेके आया वो भी चोरी हो गए। अब बैंक वाले को जाके बोलेंगे तो विश्वास थोड़ी ना करेगा कि है ना तुम्हारे चोरी हो गए तो मैं तुम्हें पैसे माफ़ कर देता हूँ, तुम्हें लोन चुकानी नहीं पड़ेगी। वो जो 1 लाख लिए थे बैंक से, उसे तो किसी भी तरीके से चुकाने ही पड़ेंगे। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। राजा भोज एक राजा का नाम था, और गंगू तेली अर्थात मोची, जो जूते कड़े हो गए हों उनमें पॉलिश करने का काम करता है। 2 व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना, अर्थात एक बहुत बड़ी पोजीशन पे है और दूसरा बहुत ही निम्न अर्थात छोटी पोजीशन पे है। एक राजा है तो दूसरा रंक है। उस साधारण गायिका की तुलना, गायिका का मीनिंग होता है फीमेल सिंगर, उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है। मान लीजिए छोटे मोटे शहर में कोई छोटे मोटे फंक्शन या सॉन्ग प्रस्तुत करने वाली या गाने वाली लड़की हो, अब उसकी आवाज़ की तुलना किसके साथ की जा रही है, लता मंगेशकर के साथ। तो इसे कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। भाग्य की विचित्रता, अर्थात सबका भाग्य अपना अपना अलग होता है। कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशालाएं बनवाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे बहुत हैं,
रख रख के भी जमा करके क्या करेंगे, सोचते हैं इस धन को किसी अच्छे कामों में, समाज के हित में लगा देते हैं। तो मंदिर, धर्मशालाएं बनवाते हैं, अनाथ आश्रम में दान देते हैं। तो ये उनकी किस्मत है, उनके पास बहुत धन है। कुछ अपने लिए एक समय का भोजन जुटा नहीं पाते हैं। कुछ इतने गरीब होते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन 2 वक्त की रोटी तक जुटा नहीं पाते हैं। तो एक बहुत गरीब है तो दूसरा बहुत अमीर है। इसे ही कहते हैं ईश्वर की ये सब माया है। कहीं धूप है तो कहीं छाया है। धूप का मीनिंग यहाँ पे लेना है बहुत गरीबी, और कहीं छाया का मीनिंग लेना है बहुत अमीरी। सबकी स्थिति एक समान नहीं होती। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। करेला पता है आपको एक सब्जी का नाम है, और नीम चढ़ा अर्थात उसमें मान लीजिए नीम की कड़वाहट डाल दी गई हो। नीम का पेड़, नीम के पत्ते, एक दोष के साथ, दोष मतलब बुराई, नेगेटिव पॉइंट्स, एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। मान लीजिए मोहल्ला है, उसमें एक लड़का है या कोई व्यक्ति है, वह बहुत शराब पीता रहता है, तो सब लोग उसी किस नाम से पुकारते हैं, शराबी। एक तो दाग लगा हुआ ही था कि यह व्यक्ति शराबी है। अब वो क्या खेलने लगा है, जुआ भी खेलने लगा है। तो एक उसके ऊपर दाग लगा हुआ था, अब जुआ खेलने का भी दाग लग गया। मान लीजिए करेले की सब्जी आपने काट के रखी, तो करेला बहुत ही कड़वा स्वाद में पाया जाता है, इसलिए उसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए हम नमक लगा के रख देते हैं, है ना। तो अब उसके ऊपर नीम का पानी डाला जाए तो फिर वो और भी क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। लास्ट है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार आप काम निकाल सकते हैं। एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर चले गए हो और रुपए लेकर जा चुके हो। अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपने धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके, चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, खुशामद करके पैसा उससे हासिल कर लिया, दूसरी बार भी कर लिया, लेकिन तीसरी बार आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अर्थात हर बार आप छल कपट और षड्यंत्र रचकर काम नहीं निकाल सकते। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक लड़का था, गांव में रोज़ भेड़ बकरियों को चराने जाता था। वहाँ पे बहुत सारे किसान भी काम किया करते थे। उसने 1-2 बार झूठ मूठ में चिल्लाया कि शेर आया और मेरी बकरियों को खाकर चला जाएगा, मेरी जान बचाओ। तो लोग उस पर विश्वास करके उसे बचाने आ गए। लेकिन जैसे लोग सब इकट्ठे हुए और बचाने आए, तब उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, झूठ मूठ में तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, शेर तो रियल में था ही नहीं। लेकिन एक बार सचमुच में शेर आया। उसने चिल्लाया कि मेरी जान बचाओ, मेरी भेड़ बकरियों को शेर खाकर चला जाएगा। लेकिन किसी ने भी उसकी सुनी नहीं, और सचमुच शेर आया और उसने उसकी सारी भेड़ बकरियों को खाकर शिकार करके चला गया। और खुद की बचाव के लिए या खुद की रक्षा करने के लिए तो वो पेड़ पे चढ़ गया। तो आप एक बार किसी के साथ छल कपट करके बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, लेकिन हर बार चालाकी से काम नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट सेम की 13 कहावतें हो चुकी हैं। 1 to 13 तक आपको लिखना है। पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल दिया वो नहीं लिखना है, केवल ब्रैकेट में जो आंसर दिया है ना, बस वहीं तक आपको लिखना है। ओके, आई होप इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके बेटे, थैंक यू।